एमसीक्यू का मैं एक महा मैराथन क्लास लेकर आया हूं, जो आप लोगों को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिनमें से पार्ट 1 आप लोगों को अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और अगर आप लोग पार्ट 1 अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग बताइएगा, मैं पार्ट 2 भी आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। टोटल क्वेश्चन हमारा 217 217, याद रखिएगा 217 क्वेश्चन को अगर आप अच्छी तरह से देख लेते हैं और जो मैं एक्सप्लेन करूंगा वो चीज को अगर आप लोग समझ जाते हैं तो फिर मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आपके एग्जाम में इससे बाहर पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगी। लेकिन उससे पहले आप वीडियो की स्किप करेंगे तो फिर आप नहीं समझ सकते हैं ना। तो क्वेश्चन को समझने के लिए आप लोगों को दिल थाम कर बैठना होगा। और एक पोर्शन हमारा बचा हुआ है भारतीय मैप यानी इंडियन मैप। तो इंडियन मैप में भी अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि आखिर हमारे एग्जाम में इंडियन मैप से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आएगी तो एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। तो चलिए सर एक एक क्वेश्चन को हम लोग आगाज करते हैं। निम्न में से कौन खाद्य फसल है? क्वेश्चन को देखिए, समझिए और उत्तर बताइए। तो खाद्य फसल जिसे हम लोग का पेट वगैरह भरती है भाई, तो आपके सामने गेहूं है, गन्ना है, कॉफी है, चुकंदर है। तो बताएंगे सर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ये हमारा राइट आंसर हो जाएगी। आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। देखिए मेरे भाई, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पे ना कई बार पूछा जा चुका है, कई बार ऐसे आज पूछा जा चुका है। जैसे विश्व में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन कहाँ होती है, ये सब देखिए, ये जो कॉमन क्वेश्चन है ना भाई, ये कॉमन क्वेश्चन बनती है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगी ना वो हमारा चीन होगा। क्या हो जाएगी भाई? तो बताएंगे सर चीन इसका सही उत्तर हो जाएगी। दार्जिलिंग निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो दार्जिलिंग में हमारा होता है सर चाय की खेती। क्या होती है भाई? दार्जिलिंग में होती है चाय की खेती। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किए, जल्दी से डाउनलोड करके क्रैश कोर्स को आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। क्रैश कोर्स जो आप लोग का है इसको जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लें। ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, सुबह शाम दोनों टाइम पे मैं दोस्तों आप लोगों को क्रैश कोर्स में आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूं फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि कम समय में हमें बेहतरीन तरीके से पढ़ना है वो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ, तो इस कोर्स को ज्वाइन करना ना भूले। कोई भी दिक्कत होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया, उस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है सर ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है? तो बताएंगे सर फैजेंटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? ब्राजील में कॉफी के बागानों को फैजेंटा कहा जाता है। किस फल को सुखाकर मुनका या किशमिश तैयार किए जाते हैं? तो अंगूर को याद रखिएगा मेरे दोस्तों, आप सभी को पता है कि अंगूर से ही हम लोग का किशमिश का निर्माण होती है। और जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। अंगूर की कृषि मुख्यतः किस क्षेत्र में की जाती है? याद रखिएगा जो अंगूर की कृषि होती है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में किया जाता है। कहां प्यारे? भूमध्य सागरीय कृषि के क्षेत्र में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। इनमें से कौन पेय पदार्थ नहीं है भाई? देखिए चाय पेय पदार्थ है, कॉफी हमारा पेय पदार्थ है, कोकोआ पेय पदार्थ है, पर हमारा तारपीन जो है मेरा भाई, ये तारपीन हमारा एक प्रकार का क्या है सर? तो तेल है। तारपीन क्या है भाई? याद रखिएगा तेल है सर। आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, इनमें से किसे क्यूबा की रानी कहा गया है? यानी क्यूबा की रानी किसे कहते हैं भाई? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा हमारा गन्ना हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर? गन्ना को हम लोग क्यूबा की याद रखिएगा रानी कहते हैं। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? अब यहां पे आपको बताना है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें चावल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है भाई? तो बताएंगे सर हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कहां? तो बताएंगे सर पश्चिम बंगाल में हमारा पाया जाता है कहां पे? तो वर्धमान में। कहां प्यारे? वर्धमान इसका डेयरी कृषि का प्रमुख क्षेत्र कौन है? तो बताएंगे सर उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका। क्या बताएंगे सर? उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। इनमें से किस क्षेत्र में चलवासी पशुचारण नहीं होती है? मेरे भाई चलवासी पशुचारण किसे कहते हैं? जो चल चल के अपने पशुओं का भरण पोषण करते हैं। अपने जो पशु होती है भाई, बकरी हो या भेड़ हो, इसकी जो चरा के जो हम लोग चल चल के हम लोग जो इसकी भरण पोषण करते हैं उसको हम लोग चलवासी कहते हैं। याद रखिएगा मेरे भाई, जो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया उसको हम लोग बताएंगे सर मानसून क्षेत्र में। कहां पे आ रहे? मानसून क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है सर कि झूमिंग कृषि भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? उत्तरी पूर्वी राज्यों में। कहां पाया जाता है प्यारे? हमारा शेर सरनी याद रखेगा उत्तरी पूर्वी राज्यों में। अगला क्वेश्चन है सर किस क्षेत्र को जंग का कटोरा के नाम से पुकारा जाता है? तो जंग का कटोरा का नाम से पुकारा जाता है उसे हम लोग बोलते हैं पीटर्सबर्ग। क्या बोलते हैं मेरे शेर सरनियों? पीटर्सबर्ग। याद रखेगा, दिल थाम कर बैठिए, 2 लेक्चर में सारा एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे। याद रखिएगा 9 दिसंबर को।
अगला क्वेश्चन पे आइए सर, इनमें से कौन शीतोष्ण घास मैदान, और हाँ एक घास का मैदान से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम पे आएगी। मैं जस्ट आप लोगों को घास का मैदान का एक शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा, ठीक है। तो घास मैदान को उदाहरण नहीं है भाई, घास का मैदान याद रखिएगा मानसूनी प्रदेश नहीं है, बाकी पेरियारी है, स्टेपी है और हमारा पंपास देश है, लेकिन मेरे भाई मानसून देश जो है नहीं है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है सर, फैजेंडा शब्द का प्रयोग किस फसल के बगानों के लिए किया जाता है। तो जो हमारा फैजेंडा है, मैंने आप लोगों को बताया था भाई, कितना बार चिल्ला चिल्ला के बताया था फैजेंडा के बारे में। तो कॉफी के बगान को हम लोग फैजेंडा कहते हैं। क्या प्यारे बताएंगे शेर उसरनियों, हमारा फैजेंडा कहते हैं कॉफी के बगानों को। ब्राजील में कहा जाता है। डाउन्स का मैदान किस देश में है। डाउन्स जो हमारा घास का मैदान है वो आपसे पूछा गया कि कहाँ है, तो बताएंगे सर हमारा होता है उत्तरी अमेरिका में। कहां पे, तो उत्तरी अमेरिका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि वेल्ड का मैदान यानी वेल्ड घास का मैदान किस देश में पाए जाते हैं। वेल्ड घास का मैदान जो पाया जाता है वो हमारा दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। कहां पे, दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन पे आइए सर, विनिर्माण शब्द का अर्थ क्या है। क्या मेरे भाई, पैर से बनाना, हाथ से बनाना, मशीन से बनाना या तकनीक से बनाना। जो विनिर्माण उद्योग किस क्रियाकलाप से संबंधित है। विनिर्माण हमारा द्वितीय क्रियाकलाप से संबंधित रखते हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप किसे कहते हैं, जिसमें पशुपालन करना, पशुचारण करना, खनन करना, लकड़ी काटना, कृषि करना, ये सब आता है किसमें, तो बताएंगे सर प्राथमिक क्रियाकलाप में। द्वितीय क्रियाकलाप में कौन कौन आएंगे भाई, तो जैसे हमारा विनिर्माण, याद रखें जैसे हमारा विनिर्माण। तृतीय क्रियाकलाप में मेरे भाई क्या आती है, जैसे परिवहन हो गया, उसके बाद हमारा स्वास्थ्य हो गई, जिसमें सेवा दिया जाता है, जिसमें सेवा किया जाता है उसको हम लोग तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत रखते हैं। जैसे शिक्षा, ये हमारा तृतीय क्रियाकलाप में आती है। चतुर्थ क्रियाकलाप जैसे हमारा बैंक हो गया, याद रखिएगा भूलिए नहीं कि इस क्षेत्र में क्रियाकलाप करने वाले लोग लाल कॉलर कहते हैं। और 2000 याद रखिएगा आपका प्री टेस्ट में तो पूछेगा ही पूछेगा मेरे शेर उसेरनियों, 2025 के जो हमारा कि किस क्षेत्र में क्रियाकलाप करने वाले लोगों को लाल कॉलर कहते हैं, तो बताएंगे सर हमारा प्राथमिक क्रियाकलाप जो होती है मेरे भाई उसको हम लोग लाल कॉलर के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन कुटीर उद्योग का उदाहरण है। कुटीर उद्योग मतलब छोटे छोटे उद्योग, तो बताएंगे सर पत्थर एवं मिट्टी के बर्तन बनाना, ये हमारा कुटीर उद्योग के अंतर्गत आती है। किसमें आती है, याद रखेगा हमारा कुटीर उद्योग के अंतर्गत आती है। निम्नलिखित में से कौन सा कुटीर उद्योग का उदाहरण है। फिर से आपसे पूछा गया है कि कुटीर उद्योग का कौन उदाहरण, रस्सी बनाना, कपड़ा तैयार करना, साबुन बनाना या रसायन बनाना, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, याद रखना है भाई हम लोग इसको कहां से बनाते हैं, कपड़ा तैयार करना, साबुन बनाना, तो बताएंगे सर घर में भी हम लोग रस्सी का तैयारी कर सकते हैं छोटे से उद्योग में। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगी। कोई बंदा अगर सोच रहे ना कि सर हमारा कपड़ा तैयार करना होगा, याद रखिएगा नहीं, क्योंकि कपड़ा तैयार करने के लिए बड़े से उद्योग की आवश्यकता होती है। उद्योग जिनका प्रबंध सरकार के हाथों में रहता है क्या कहलाता है, जिनके सरकार के हाथों में होती है उसको हम लोग निजी क्षेत्र उद्योग कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, याद रखिएगा निजी, सॉरी हमारा याद रखना है भाई क्वेश्चन नंबर हमारा जो याद रखिएगा, जो सरकार के हाथों में होती है उसको हम लोग सार्वजनिक कहते हैं, निजी उसे कहते हैं जो हम लोगों के हाथों में होती है, यानी जनता के हाथों में होती है। अगला क्वेश्चन है सर निम्नलिखित में से उद्योग मुख्यतः श्रम आधारित उद्योग है। अच्छा कौन सा उद्योग है जो श्रम आधारित उद्योग होती है, आपका 24 दिया गया है, श्रम आधारित उद्योग कौन होती है, तो बताएंगे सर हमारा राइट आंसर होगा कुटीर उद्योग। याद रखिएगा कुटीर उद्योग में आपका श्रम चाहिए ही चाहिए, लेबर की आवश्यकता पड़ेगा ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है सर हाथकरघा किस उद्योग से संबंधित है, रसायन उद्योग से। क्या बताएंगे सर, याद रखिएगा रसायन उद्योग से। अगला क्वेश्चन है सर इनमें से कौन सा उद्योग कृषि आधारित उद्योग है, तो कृषि आधारित उद्योग, ये जो हमारा कृषि आधारित उद्योग होती है ये इनमें से कौन सा है। 26 आपसे यहाँ पे पूछा गया, कौन सा पूछा गया भाई, तो कृषि, याद रखिएगा मेरे भाई सूती उद्योग। क्या हो जाएगी, इससे पहले जो हमारा क्वेश्चन था भाई क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा नेक्स्ट देखेंगे, ये हमारा हाथकरघा, सॉरी हाथ के माध्यम से कौन सा कृषि किया जाता है भाई, सूती का, याद रखिएगा क्या बताएंगे सर, सूती का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए सर इनमें से कौन सा उद्योग कृषि आधारित उद्योग होती है, कृषि आधारित उद्योग, तो बताएंगे सर सूती वस्त्र। क्या बताएंगे सर, हमारा सूती वस्त्र, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट पूछा गया है, क्वेश्चन है सर मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जो मैनचेस्टर है भाई वो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो बताएंगे सर मैनचेस्टर प्रसिद्ध हमारा सूती उद्योग, याद रखिएगा सूती, ऑप्शन नंबर हमारा ए हमारा सही उत्तर हो जाएगी। इनमें से कौन पशु आधारित उद्योग है, तो चमड़ा उद्योग जो है हमारा पशु आधारित उद्योग है। कौन सा उद्योग, याद रखिएगा भाई चमड़ा जो हमारा है पशु आधारित उद्योग है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगी। किस उद्योग को आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है, यानी कौन सा उद्योग है जिसके बिना कोई फैक्ट्री बसा ही नहीं सकता है, याद रखिएगा वो कौन सा उद्योग है जिसके बिना कोई भी फैक्ट्री स्थापित
हो ही नहीं सकता। तो बताएंगे सर हमारा लोह उद्योग। क्या बताएंगे प्यारे? लोह उद्योग। मेरा शेर शेरनियों याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन खनिज आधारित उद्योग है? फिर से आपसे क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछा गया? कृषि आधारित उद्योग। फटाफट बताइए भाई, कृषि आधारित उद्योग जो हो गया हमारा लोह इस्पात होगी। क्या हो जाएगी भाई? याद रखिएगा, लोह इस्पात हो जाएगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं, मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमें बेहतरीन तरीके से फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग तैयारी करना है, तो मेरे दोस्तों आप लोग जल्दी से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लीजिए। फटाफट आप लोग अभी डाउनलोड कीजिए मेरे सामने मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके, और आप लोगों का जो यहाँ पे क्रैश कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करके फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम पे आप लोग क्लास कर सकते हैं। आइए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। सर अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलते हैं अगला सेट की ओर, कि जनसंख्या वितरण को आर्थिक कारकों में निम्नलिखित में से कौन प्रमुख है? जनसंख्या वितरण जनसंख्या को जो प्रभावित करती है वो सबसे पहला आपको यहाँ पे बताने के कौन सा कारक है? तो बताएंगे सर हमारा याद रखिए कृषि उद्योग, जहां पे हमें खेती अच्छा मिलेगी वहीं पे जाके लोग बसेंगे। दूसरा औद्योगिकरण, फैक्ट्री बस आने से लोगों को घर छोड़कर दूसरा जगह जाना पड़ेगा। नगरीकरण से भी होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल याद रखिएगा डी। लेकिन एक बात और मैं बता दूं, ये क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में 5 मार्क्स का आएगा, और ये क्वेश्चन जो है हर हाल में आपको अच्छी तरह से कर लेना है। अगला क्वेश्चन है सर, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां है? तो बताएंगे सर हमारा अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि कितना है, तो बताएंगे सर 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में मात्र 17 व्यक्ति निवास करते हैं। लेकिन अगर यही चीज अगर मैं सबसे ज्यादा में चला जाऊं तो हमारा बिहार होगा। लेकिन बिहार में कितना? तो बताएंगे सर 1 किलोमीटर एरिया में 1106 व्यक्ति निवास करते हैं, नॉट 1102। याद रखिएगा, जो सोच रहे हैं सर 1102 होगा उनका आंसर बिल्कुल गलत है। 1106 हमारा क्षेत्र हो जाएगी। जनसंख्या घनत्व का फॉर्मूला भी आपसे पूछे जाएगी पॉपुलेशन डेंसिटी का। तो बताएंगे सर कुल क्षेत्रफल, कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल को जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो उसे हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से तो आप सभी को पता है हमारा राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे सबसे छोटा पूछा जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से तो गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य तो बताएंगे सर हमारा उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य तो हमारा हो जाएगा सिक्किम। बातों को याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन याद रखिएगा। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं पहले ही कहा था कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा ही देखने को मिलेंगे जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कितनी थी? मोदी सरकार कहते थे मेरे भाई 2011 में मेरे 125 करोड़ देशवासियों, लेकिन आपसे पता है कि 2011 में 125 करोड़ देशवासियों थे, लेकिन 2001 में इससे जनसंख्या में क्या होगी भाई? कमी होगा या नहीं? बताइए मेरे प्यारे, कमी होगा या नहीं? तो सब बंदा कहेंगे सर बिल्कुल कमी होगी। तो उस समय हमारा एक्चुअली यहाँ पे 2011 होना चाहिए। मेरे मोदी सरकार कहते थे ना मेरे 125 करोड़ देशवासियों, तो हमारा हो जाएगा 2011 में कितना सर? 121 करोड़। याद रखिएगा 121 करोड़ लगभग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सर, भारत में जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर 2001 के अनुसार कितनी है? तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1.59। याद रखना है ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पाइए सर, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राज्यों में किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? अब यहाँ पे सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पे भाई? याद रखिएगा प्यारे बिहार में। कहा? लेकिन बिहार में, और ऑप्शन बिहार में है ही नहीं। ऑप्शन बिहार है ये नहीं है, तो फिर आप इसको सही क्या करेंगे? तो बताएंगे सर बिहार नहीं है तो क्या हुआ? उसके बाद हमारा पश्चिम बंगाल आएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ये हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? अच्छा, कौन सा ऐसा समूह है जो भारत में सबसे विशालतम समूह के रूप में देखा जाता है? चीनी तिब्बत, भारतीय आर्य, ऑस्ट्रेलिया या आपका द्रविड़? तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा भारतीय आर्य। एंड ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? 20 द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पाइए सर, भारत में नगरीय जनसंख्या का अनुपात कितना है? तो बताएंगे सर ये हमारा हो जाएगा 36.2%। कितना हो जाएगी प्यारे? 36.2%। दिल थाम कर बैठिए, अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मेरे भाई जो आपके फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगी,
ठीक है। 2001 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? तो नागरिक जनसंख्या का सबसे अधिक कहां पे है? तो क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया प्यारे? याद रखिएगा 9, ठीक है। इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को बताया था, शायद ये हमारा 27.8 होगा। आई एम रियली सॉरी भाई, 27.8 होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगी। तो 2001 के अनुसार बताना है तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा केरल। क्या हो जाएगी सर? केरल इसका सही उत्तर हो जाएगी। भारत में गांव में रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? भारत में गांव में रहने वाले जो जनसंख्या का परसेंटेज है ना, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 72%। कितना मेरे दोस्त? 72% इसका राइट आंसर हो जाएगी। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जनसंख्या घनत्व संगठन के अंतर्गत निम्न में से कौन से प्रमुख है? जनसंख्या संगठन के अंतर्गत इनमें से कौन महत्वपूर्ण प्रमुख है बताए? तो बताएंगे सर अस्थायी कृषि का उद्भव होना, औद्योगिकरण होना, नगरीकरण होना। मतलब मैं बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर कि भारत में द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वाले प्रतिशत है। भारत में जो द्रविड़ भाषा बोलते हैं ना भाई, वो द्रविड़ भाषा के बारे में आप लोगों से पूछा गया है। तो लगभग मान के चलिए 20%। कितना भाई? लगभग मान के चलिए 20%। कितना परसेंट बोलिए ना? 20%। अगला क्वेश्चन पाइए सर, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदुओं का प्रतिशत कितना है? जब 2001 में जनगणना हुई थी ना भाई, उसके अनुसार आपको बताना है कि भारत में हिंदुओं का प्रतिशत कितनी है। बताएंगे सर, याद रखिएगा 80%। कितना मेरे दोस्तों? 80% इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। फिर भी आज हम लोग कहते हैं अपने आप को कि हम लोग हिंदू खतरे में। नहीं मेरे दोस्त, हिंदू खतरे में नहीं है, ना मुसलमान खतरे में, खतरे में है हमारा हिंदुस्तान। इस बात को याद रखिएगा। ये खतरा कौन दिला रहा है? हम सभी को पता है, जिससे हमें वोट किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंचित क्षेत्र में भू निम्नीकरण का कारण प्रकार है? तो क्वेश्चन नंबर हमारा याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगी अनवालिका अपर्दन, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर? ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पाइए सर, क्वेश्चन है कि मृदा अपर्दन का मुख्य कारण है। जो हमारा मृदा अपर्दन हो रही है ना भाई, मृदा की जो क्षति हो रही है ना, वह वन का विनाश हो रहा है, पशुचारण हो रही है, खनन हो रहा है, जहां तहां खोद दे रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा भू उपयोग स्वर्ग नहीं है? देखिए मेरे भाई, भू का मतलब जमीन, जमीन का उसके बाद आता है उपयोग, मतलब जमीन का उपयोग करना। क्या प्यारे? जमीन का उपयोग करना। तो बताएंगे सर, याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सीमांत भूमि। क्या बताएंगे सर? सीमांत भूमि इसका सही उत्तर हो जाएगी। देश में प्रयुक्त जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टर में क्या जाता है? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि जल का सबसे ज्यादा प्रयोग कहां पे करते हैं? सिंचाई में, घरेलू में? घरेलू तो होगा ही नहीं, फैक्ट्री या सिंचाई में? दो में से एक बताएंगे तो सर बहुत ही सिंपल सा है, एक बच्चा बता देंगे सर सबसे ज्यादा सिंचाई में होती है। कहां पे? सिंचाई में। अगला क्वेश्चन है सर, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? जल जो है मेरे भाई याद रखेगा चक्रीय संसाधन है। क्या है? चक्रीय संसाधन। एक क्वेश्चन आएगी, नीरू मीरू का संबंध किससे है? आंध्र प्रदेश से। नीरू मीरू का संबंध जल से है, याद रखेगा आंध्र प्रदेश से। नीरू मीरू का संबंध किससे है? आंध्र प्रदेश से। याद रखना है, भूलना नहीं है भाई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, धरातलीय जल का निम्न में से कौन से प्रमुख स्रोत है? धरातलीय जल का। तो बताएंगे सर क्वेश्चन में जो हमारा अगला क्वेश्चन है, तो बताएंगे सर धरातलीय जल का जो हमारा हो जाएगा ना, वो हमारा नदी होगा, झील होगा, तालाब होगी। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। निम्नलिखित नदियों में से देश में किस नदी में सबसे ज्यादा पुनः पूर्ति योग्य भूम जल संसाधन है? सिंधु, ब्राह्मण, गंगा या गोदावरी? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा इसका जो हमारा राइट आंसर होगा गंगा। लेकिन मेरे भाई, अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत का दो ऐसा नदी का नाम बताए जो सबसे, याद रखिएगा, अपवित्र हो चुकी है, सबसे गंदी नदी का नाम पूछा जाएगा, मेरे दोस्तों आंख बंद करना, एक गंगा बताना है, यह यार बताना है, यह मुंह ना, दो नदी बताना है भाई जो सबसे गंदगी नदी अभी बन चुकी है। ठीक है, नाम मात्र का गंगा नदी है, लेकिन गंगा नदी की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है। निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है? अच्छा, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा नदी है, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, गंगा या गोदावरी, जिसका पानी सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर हमारा 21। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा हमारा गंगा। गंगा का पानी सबसे ज्यादा मात्रा में लोग यूज करते हैं, कोई पीने के योग्य में, कोई मेरे भाई फैक्ट्री के, कोई मेरे भाई बर्तन धोने के लिए, नहाने के लिए, कपड़ा खींचने के लिए, कोई सिंचाई के क्षेत्र में। भारत का सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो बताएंगे सर गंगा। लेकिन अगर आपसे विश्व का सबसे लंबी नदी पूछा जाएगा तो नील नदी। कहां पे बहती है? तो बताएंगे सर मिस्र में। कहां पे बहती है मेरे दोस्तों? तो मिस्र में बहती है, भूलना नहीं है। भारत का सबसे लंबी नदी गंगा नदी, विश्व का सबसे लंबी नदी नील नदी। कहां पे बहती है? मिस्र में। भारत का सबसे चौड़ा नदी तो ब्रह्मपुत्र नदी। याद रखिएगा, सबसे चौड़ा नदी हमारा हो जाएगा, याद रखना, ब्रह्मपुत्र नदी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा विश्व का सबसे चौड़ा नदी, अमेजन नदी। क्या बताना है बाबू? लिख लीजिए, अमेजन नदी।
अमेजन नदी कहाँ पे बहती है मेरे भाई? ब्राजील में, ब्राजील में, याद रखिए कहाँ बहती है? ब्राजील में, लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में विश्व का लगभग जल संसाधन है, विश्व में जितना भी जल है उसका कितना % जल भारत में पाए जाते हैं? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा 4%। कितना % मेरे दोस्तों? 4% पाए जाते हैं सर। अगला क्वेश्चन है सर, धरातली और भौम जल का सर्वाधिक उपयोग किस में होता है? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा कृषि में। क्या होगा भाई? याद रखिएगा कृषि में। कहां पे होती है सबसे ज्यादा उपयोग? तो बताएंगे सर कृषि में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगी। घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है? ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए भाई, ये क्वेश्चन आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 26, निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्य में किस राज्य में भौम जल उपयोग, इसके कुल भौम जल संभव है सबसे ज्यादा आपको बताना है। बस क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा भौम जल स्थल का उपयोग कहाँ है? तमिलनाडु, कर्नाटक, या आपको मेरे दोस्तों बताना है कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश या केरल? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तमिलनाडु में। सबसे ज्यादा कहां? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है सर, जल निगम में किससे प्रदूषित होती है? जल निगम में सूक्ष्म जीव, रासायनिक, औद्योगिक, इन्हें बोल सकता है सर ऑप्शन नंबर हमारा डी। जल कैसे प्रदूषित होगी भाई? सिंपल सा बात है। अगला क्वेश्चन देखिए सर, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरण स्रोत है भाई? याद रखिएगा कौन सा ऐसा ऊर्जा है जो अनवीकरणीय है? क्वेश्चन नंबर हमारा 28 पूछा गया। अनवीकरणीय का मतलब होता है मेरे भाई, याद रखिएगा ताप ऊर्जा। क्या हो जाएगी मेरे भाई? ताप ऊर्जा। याद रखना मेरे भाई, ताप ऊर्जा और नवीकरणीय है, बाकी सब हमारा नवीकरण संसाधन है। अगला क्वेश्चन है सर, ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत निम्न में से कौन सा है? आपको बताना है कि ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत हमारा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, इन ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर? डी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग जुड़े रहिए मेरे भाई, फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग जबरदस्त तरीके से मैं तैयारी कराऊंगा क्रैश कोर्स में। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? यह क्वेश्चन कई बार अभी तक झारखंड बोर्ड में पूछा जा चुका है कि भूरा खनिज के नाम से किसे जाना जाता है। कई बार स्टूडेंट्स मेरे दोस्तों इसका आंसर नहीं बता पाए, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा हमारा लिग्नाइट को भूरा हीरा के नाम से जानते हैं। भूरा हीरा के नाम से किसको जानते हैं सर? लिग्नाइट को। किसको जानते हैं गुरुजी? लिग्नाइट को। आइए सर अगला क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, सेट नंबर नेक्स्ट की ओर। अगला क्वेश्चन है सर, आप लोग दिल थाम कर बैठिए, याद रखिएगा अभी तो सेट 1 बता रहा हूं, अच्छा लगे तो बताइएगा कि सर सेट 2 भी बताइए, तभी मैं सेट 2 आपको लेकर आऊंगा। अभ्रक उत्पादन में अग्रणी भारतीय राज्य कौन सा है? अच्छा, अभ्रक उत्पादन करने में भारत का कौन सा राज्य पहला स्थान पे आता है? तो बताएंगे सर, अभ्रक उत्पादन करने में हमारा झारखंड आ जाएगी। क्या हो जाएगी गुरुजी? हमारा झारखंड, प्यारा से झारखंड आएगी सर, याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन पे आइए सर, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मैग्नीज हमारा उड़ीसा में। कहां जी? बताएंगे सर उड़ीसा में। कहां बताएंगे? उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, भूलना नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन, तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हमारा उड़ीसा हो जाएगी। क्या बताएंगे सर? तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हमारा तमिलनाडु हो जाएगी, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में सबसे अधिक पाया जाता है हमारा कर्नाटक में। कहां पाया जाता है भाई? याद रखिएगा कर्नाटक में पाया जाता है। भारत का वो कौन सा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा सोना पाए जाते हैं? तो हमारा कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन, नाभिक के परमाणु का निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? नाभिक के परमाणु का अनुसार आपको बताने कि कौन सा जोड़ा गलत है। तो बताएंगे सर केरा केरल में, तारापुर महाराष्ट्र में, रावतभट्टा राजस्थान में, कलकप्पा हमारा तमिलनाडु में है, लेकिन ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? पहला परमाणु ऊर्जा जो स्थापित किया गया था वो हमारा तारापुर में किया गया था। कहां पे? याद रखिएगा तारापुर। तारापुर कहां भाई? महाराष्ट्र में। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है। अच्छा लगे तो बताइएगा सर मैराथन क्लास का सेट 2 भी लेकर आइए, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप लोगों को अच्छा ना लगे तो बोल दीजिएगा सर मत बताइए, मैं नहीं बताऊंगा भाई, ठीक है ना। लेकिन कुछ भी आप लोगों को कमेंट करना है, क्योंकि इतना मेहनत जब कर रहा है तो फर्ज बनता है आप लोगों को कमेंट करने का, शेयर कीजिएगा जरूर। संरक्षण की दृष्टि से तांबे का स्थान पर किस धातु का उपयोग उचित है? जब मान के चले हमारा कोई भी धातु का निर्माण हो रही है, उस समय हमारे पास तांबा घट गई है, तो तांबा की जगह में हम कौन सा धातु का इस्तेमाल कर सकते हैं? एल्यूमिनियम का। इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सर? एल्यूमिनियम का। अगला क्वेश्चन है सर, भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ है? अगर आपसे पूछा जाएगा ना मेरे भाई कि कहाँ है, तो आप बताइएगा सर झारखंड में। लेकिन झारखंड में कहां? तो बताएंगे सर दामोदर घाटी परियोजना पे। कहां पे आए? दामोदर घाटी परियोजना में। आइए सर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सर, कि कोयला का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो हमारा उत्तर प्रदेश, सॉरी हमारा झारखंड राज्य हो गया। क्या हो गई? ए, याद रखेगा हमारा ए, इसका क्षेत्र हो जाएगा हमारा
झारखंड। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य में गोंडवाना कोयला क्षेत्र पाया जाता है? तो बताएंगे सर गोंडवाना कोयला क्षेत्र अभी मैंने जस्ट डिस्कस करवाया हमारा झारखंड में। बाबू रे 7 बहन का नाम अगर पूछा जाएगा ना, पूर्वोत्तरी राज्य में 7 बहन पूछा जाएगा ना, तो इसको भी याद रखेगा। कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? ये भी मैंने आप लोगों को ट्रिक से बताया था, मित्र पर गमछा झार। ठीक है बाबू, क्या मित्र पर गमछा झार मैंने बहुत ही शानदार तरीका से क्रैश कोर्स में बताया था, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि क्रैश कोर्स में आइए बाबू, तब समझ में आएगा कि पूरे साल भर मैंने क्या पढ़ा और यहाँ पे 50 दिन में क्या पढ़ाया जा रहा है। पूरे साल भर में मैंने क्या पढ़ा और यहाँ 50 दिन में क्या पढ़ाया जा रहा है, आपको सारा चीज एक एक करके आप लोगों को समझ में आ जाएगी। तो लेट ना करे, ऐसे भी लेट हो चुकी है, लेट ना करे, जाएं ज्वाइन करे और आनंद ले हमारे साथ। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन पाइए सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन है सर, सिंगरेनी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है भाई? जो सिंगरेनी क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बताएंगे सर सिंगरेनी हमारा जो प्रसिद्ध है ना भाई, वो हमारा प्रसिद्ध होगा कोयला के लिए। किसके लिए सर? कोयला, इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख स्थल क्षेत्र स्थित है? तो बताएंगे सर हमारा आसाम पे। क्या हो जाएगी सर? आसाम इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए सर, कंगलेश्वर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जो कंगलेश्वर है भाई वो कौन सा खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा एकमात्र हमारा खनिज हमारा, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर जो हमारा 13 है ना भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम के लिए। किसके लिए? पेट्रोलियम इसका सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सर, मुंबई हाई किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए। बाबू मैं फास्ट इसलिए बता रहा हूँ ना कि दुनिया बहुत फास्ट चल रही है। हाँ, पहले 2G, फिर 3G, फिर 4G, फिर समझ गए ना 5G। तो दुनिया जब फास्ट चल रही है ना, तो हम लोगों को भी फास्ट चलना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी क्लास, हमारे तो लाइफ बीत चुकी है, मतलब हमारा तो एग्जाम अभी फरवरी में होने वाला है, आपके छोटे भाई बहन जो होंगे ना, उनको जब भी वो क्लास 11 में हो या क्लास 10 में हो या क्लास 12 में हो ना, उनको जब भी क्लास करना होगा ना, तो आप बताइएगा कि मिसाइल क्लासेस पे आप जल्दी से फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे। याद रखिए फाउंडेशन कोर्स एग्जाम जैसे समाप्त होती है, जैसे आपका एग्जाम समाप्त हो जाएगी हमारा फरवरी मार्च में, हमारा 1 अप्रैल से फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो रही है, बैच 2025 से 26 के बीच में। ठीक है, वहां पे बच्चों की तरह ना एक एक सेंटेंस को समझाया जाता है, चैप्टर को सबसे पहले एक्सप्लेन किया जाता है, फिर ऑब्जेक्टिव बताया जाता है, फिर सब्जेक्टिव बताया जाता है, फिर PYQ बताया जाता है, फिर मॉडल पेपर बताया जाता है, फिर सेलेक्टेड क्वेश्चन बताया जाता है। ओनली फॉर 399 रुपए में 12 महीना रगड़ करके सुबह शाम पढ़ाता हूं भाई। याद रखिएगा, मकसद है बाबू झारखंड को नया स्थान पहुंचाना है, झारखंड को शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसे स्थान पहुंचाना है मेरे भाई, जहां गरीब से गरीब बच्चे जो पैसा का कारण नहीं पढ़ पा रहे थे ना, वो बच्चा हमारे साथ जुड़कर अपने भविष्य की कामना करेगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपने आने वाले जनरेशन को इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताइए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर, संसार में किस क्षेत्र में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडारक है भाई? सबसे ज्यादा अगर मैं खनिज तेल का भंडारक अगर आपसे पूछूंगा, कहां पूछूंगा भाई? सबसे ज्यादा अगर ये क्वेश्चन का आंसर अगर मैं पूछूंगा सबसे ज्यादा खनिज का भंडार कहां है, तो आप लोग क्या बताएंगे सर? तो बताएंगे सर हमारा सऊदी अरब में। कहां प्यारे? सऊदी अरब हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इंदिरा नहर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इंदिरा नहर हमारा राजस्थान में। बाबू रे याद रखेगा, राजस्थान की राजधानी हमारा कहां है? तो बताएंगे सर जयपुर। लेकिन एक बात और याद रखेगा, राजस्थान में एक ऐसी नदी बहती है जिसका नाम है लूनी नदी, जो बहते बहते समाप्त हो जाती है। भारत का एकमात्र वह नदी है लूनी नदी जो बहते बहते समाप्त हो जाती है। याद रखिएगा, भूलना नहीं है भाई। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पहुंचने विकास के लिए इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण कारक है? आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 है। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कृषि विकास। क्या हो जाएगी सर? कृषि विकास इसका सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पाइए सर, निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्राउंड ट्रक सड़क पर स्थित नहीं है? ग्राउंड ट्रक सड़क पर जो हमारा स्थित नहीं है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। किसके बारे में पूछा जा रहा है सर? इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो हमारा हो जाएगा लखनऊ नहीं है। लेकिन हाँ, कभी कभी पूछा जाता है कि लखनऊ कौन सा नदी के किनारे स्थित है? प्यारे बताइएगा, गोमती नदी। क्या? गोमती नदी के किनारे बताएंगे। अगला क्वेश्चन सर, स्वर्णिक चतुर्भुज परियोजना का शुभ आरंभ कब हुआ है? आपसे पूछा गया 4 गो है ना भाई स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना, इसका आरंभ कब हुआ है? क्वेश्चन नंबर 19। तो बताएंगे सर, याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 जनवरी 1999 को। कब बताएंगे सर? 2 जनवरी 1999। आइए सर, अगला क्वेश्चन है कि भारत में विश्व की सर्वोच्च सड़क निर्माण कौन सी है?
लेह से श्रीनगर, लेह से मनाली, श्रीनगर से जम्मू कश्मीर, जम्मू से शिमला। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगी सर हमारा लेह से मनाली। क्या बताएंगे सर? लेह से मनाली। क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है? भाई आपसे पूछा गया कि भारत का सबसे लंबा महामार्ग कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 21 पूछा गया भाई, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड का। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है? तो बताइए सर नागपुर जो परिवहन है वो हमारा संबंधित है किसपे? सड़क के लिए। किसके लिए सर? सड़क के लिए। याद रखिएगा, याद रखना है भाई, मैराथन क्लास 2 के लिए तैयार रहिए, भूलना नहीं है। भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? सबसे पहले तो आपको याद रखना होगा कि भारत में सबसे पहले रेल लाइन कब चलाया गया था? 1853 में। कहां से? मुंबई टू ठाणे के बीच में। याद रखना भाई, मुंबई से ठाणे के बीच में। एक एक क्वेश्चन को याद रखना है। तो 23 का हमारा सही उत्तर हो जाएगी। याद रखना है भाई, क्या हो जाएगी भाई? हमारा भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया? सॉरी, ये क्वेश्चन का ही ऑप्शन गलत दिया भाई। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, भारतीय रेल को कितने क्षेत्र में, ये आपका सही है, भारतीय रेल को कितने क्षेत्र या प्रदेशों में विभाजित किया गया है? ये क्वेश्चन आपका 24 जो है भाई ये सही है। ठीक है, 24 क्या है भाई? याद रखिएगा सही है। तो बताएंगे सर 16। क्या बताएंगे सर? 16 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 16 हमारे क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर मध्य पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहां है? मध्य पूर्वी, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। मध्य पूर्वी यानी यहां पे आपसे पूछा गया मध्य पूर्वी, कोलकाता, इलाहाबाद, गुवाहाटी, या आपसे पूछा गया है हाजीपुर। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हाजीपुर, जो सॉरी हमारा हाजीपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर जो हमारा 26 है इसका राइट आंसर हो जाएगी सर हमारा, याद रखिएगा उड़ीसा में। कहां भाई? उड़ीसा इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पाइए सर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबद्ध पोतसराय है? तो हमारा हल्दिया। ये हल्दिया कहां है सर? कोलकाता से लगभग 170 किलोमीटर आगे है। याद रखिएगा, क्यों पता कोलकाता के बारे में? हल्दिया में गया हूं इसलिए मैं बता रहा हूं कि कोलकाता से लगभग 100-150 किलोमीटर आगे है हल्दिया। ठीक है, अगला जहां पे पूरे विश्व की जो जहाज हमारे भारत में एंट्री मारती है वो वहीं पे रुकती है। अगला क्वेश्चन है सर, निम्नलिखित में से कौन सा पतन पूर्व तटीय पर स्थित है? तो बताएंगे सर चेन्नई। कहां पे है? चेन्नई इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न है सर, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वाहन होती है। भारत का अधिकतर जो हमारा विदेशी व्यापार है ना भाई वो वाहन करती है कहां पे? तो बताएंगे सर हमारा समुद्री मार्ग द्वारा। किसके द्वारा सर? समुद्री मार्ग के द्वारा। याद रखना है, भूलना नहीं है। आइए सर अगला क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। सर अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर नहीं है? याद रखिएगा पश्चिमी तट पे नहीं है, तो ये हमारा पूर्वी तट पे होगा हमारा हल्दिया, बाकी सब हमारा पश्चिमी तट पे है। तो सो दोस्तों आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है जल्दी से बताइए एक बार। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमें मिसाइल क्लासेस में पढ़ के बेटर तरीके से मार्क्स लाना है, तो मेरे भाई आप लोग क्रैश कोर्स को मैं फिर से आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, क्रैश कोर्स को आप लोग फटाफट जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और ज्वाइन करने के बाद सुबह शाम हमारे एप्लीकेशन पे आप लोगों को क्लासेस होती है, उस क्लास के माध्यम से मेरे भाई आप लोग ताबड़तोड़ तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो कितना बंदा चाहते हैं कि सर ये तो हम लोग अभी टेलर है भाई, अगर आप लोग लेक्चर 2 देखना चाहते हैं महातांडव क्लास का, तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आप लोगों को रगड़ करके तैयारी कराऊंगा मेरे भाई, चाहे वो आपका प्री टेस्ट का एग्जाम हो या फाइनल एग्जाम हो, पर शेयर करना ना भूले। चलिए मेरे दोस्तों मुलाकात करते हैं हम लोग लेक्चर नंबर